इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। फिर क्या पढ़ेंगे, इसी में हमें पढ़ना पड़ेगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट। एंड देन कितने लोग हैं? तो पर यूनिट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, तो अगर हम फॉर्मूले वाइज बात करें तो पी यू पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, दिस इज द पर यूनिट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। जैसे आप ऐसे समझो, क्या होता है ना कि अच्छा, एक पर यूनिट वैल्यू होती है, दूसरी कौन सी वैल्यू होती है पता है? एक तो चलो पर यूनिट वैल्यू होती है, अगर पर यूनिट वैल्यू नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? एनीवन? एक होता है एब्सोल्यूट सिस्टम, एक होता है पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट सिस्टम, एक होता है पर यूनिट सिस्टम। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो जैसे देखो, पर यूनिट सिस्टम में ना जो कैलकुलेशन टाइम होता, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। कैलकुलेशन टाइम इज लेस, और इसमें कैलकुलेशन टाइम इज, अब देखो यार समझो जरा, जैसे मान लो कि 4 है, 5 है, 4, 8, 20, ठीक है, एंड 80। ये जो नंबर हैं, दीज आर नंबर ऑफ एब्सोल्यूट सिस्टम, दीज आर नंबर ऑफ एब्सोल्यूट सिस्टम। उसके बाद हम इसमें से ना एक रेफरेंस लेंगे, और जो पर यूनिट वैल्यू होती है दैट इज एक्चुअली कंपेरेबल, कंपैरिजन करने के बाद की जो वैल्यू होती है, कंपैरिजन करने के बाद की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे ये 4, 8, 20, 80, और इसमें से किसी एक को रेफरेंस ले लो आप, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को ही रेफरेंस लेते हैं, तो इस पर यूनिट वैल्यू पता है क्या हो जाएगा? इसकी पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, क्योंकि कंसीडर हम हाईएस्ट वैल्यू को, बेस वैल्यू कंसीडर हम हाईएस्ट वैल्यू को करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8/100। ये कितना हो जाएगा? 20/80। और ये कितना हो जाएगा? 80/80। तो ये जो ऊपर आपको सिस्टम दिया गया है, ये पता है कौन सी वैल्यू है? बताइए।
ये कौन सी वैल्यू है? 4, 8, 20, 80। एब्सोल्यूट वैल्यू। और एक जो नीचे यहाँ पे है आपके साथ, एक कौन सी वैल्यू है? पर यूनिट वैल्यू। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो आपको नहीं लगता कि ये जो नंबर है इसके कंपेयर में काफी कम हो जाएगा? जैसे नो, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी थी 80, बट इस पर यूनिट वैल्यू में व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी? बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम नंबर इन पर यूनिट वैल्यू? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इन पर यूनिट वैल्यू? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? 1 ना? तो इसका मतलब सारे के सारे अगर पर यूनिट में हम अपन नंबर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो सारे के सारे नंबर हम किससे, एक से छोटा कर ले रहे हैं? यस या नो? तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो कम लगेगा ना फिर तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, ओके। एक तो चलो, दूसरा, पहला मतलब ये आपके पास दिख रहा है आपको साफ साफ कि नंबर, जो नंबर है दैट इज वेरी लेस। तो अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है? ये जो पर यूनिट सिस्टम है ना, ये इसके साथ अच्छी बात यह है कि कभी ना तुम्हें यूनिट में कंफ्यूज नहीं करेगा। क्यों? कोई बता सकता है? यूनिट में कंफ्यूज क्यों नहीं करता? एनीवन? ये यूनिट में कंफ्यूज नहीं करता है बिकॉज इट इज यूनिटलेस। बिकॉज इट इज यूनिटलेस। क्या? कोई एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है ना? अभी एक छोटा सा आइडिया, थोड़ा सा आइडिया लगा एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू और पर यूनिट वैल्यू का? मतलब रेफरेंस से डिवाइड कर दो तो वो आपको जो मिलेगा दैट इज पर यूनिट वैल्यू ना। रेफरेंस से, अब वो रेफरेंस क्या होगा हम डिसाइड कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। और बट मोस्टली हम क्या करेंगे, जो सिस्टम की सबसे बड़ी वैल्यू हो। जैसे नो, जो सिस्टम की बड़ी वैल्यू हो। क्या हम छोटी वैल्यू को करेंगे तो गलत आंसर आएगा? नहीं, गलत आंसर नहीं आएगा, बस जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसकी पर यूनिट वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, बस इतना ही है। इसमें कंपेयर कर लेते हैं, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखे? यूनिट्स आर यूज्ड। इसमें नो यूनिट्स फॉर एनी क्वांटिटी। ठीक। अच्छा, कौन ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट? देखो अब यार, छोटे मोटे कैलकुलेशन तो होते नहीं है, बड़ा ही बड़ा कैलकुलेशन होता है, मतलब 10 के पावर 6, 10 के पावर 8। तो मेमोरी, जैसे कि होता है ना कि जितना ज्यादा डाटा सेव करना रहेगा उतना ज्यादा मेमोरी लगेगी। तो किसमें मेमोरी ज्यादा लगेगी, एब्सोल्यूट सिस्टम में या पर यूनिट सिस्टम में? मेमोरी किसमें ज्यादा लगेगी? अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या तुम्हारा? अभी आगे हालांकि इसको मैं प्रूव करूंगा। जैसे ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर पे बात करें तो क्या चाहिए होता है? इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चाहिए होता है। इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो चाहिए होता है, बट पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर सेम, तो नो नीड ऑफ टर्न रेशियो। यहां पे लिख देता हूं, इट नीड टर्न रेशियो फॉर कैलकुलेशन। यहां पे क्या हो जाएगा?
यहां पे क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ, इस लाइन का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल है तो दिमाग तो लगेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, दीज आर द फोर। अच्छा हाँ, ये भी बोल सकते हो, इसमें इक्वेशन ज्यादा लगता है, इसमें इक्वेशन कम लगता है, दैट इज अनदर। ओके, तो ये एब्सोल्यूट सिस्टम, ये पर यूनिट सिस्टम, ये मतलब समझा दिया, और ये फार्मूला, फार्मूला पे एक बार थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अच्छा, बेस वैल्यू याद रखना सेम यूनिट में होना चाहिए। किसके यूनिट में, जिस यूनिट को एक्चुअल वैल्यू की जो यूनिट होनी चाहिए वही यूनिट सेम बेस वैल्यू की होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर तुमने पावर रख दिया और नीचे तुम किलो ओम में देख रहे हो, नहीं, हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब ऊपर पावर तो नीचे भी पावर, डजेंट मैटर एक्टिव पावर ले रहे हो, रिएक्टिव पावर ले रहे हो, ऑपरेंट पावर, बट अगर ऊपर पावर तो नीचे पावर, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, दिस इज पर यूनिट वैल्यू। हर एक चीज को समझते हैं, हर एक चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद आराम से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टोटल कितने क्वांटिटीज मिलनी है जिससे आपको डील करनी है, बता सकते हो कितनी क्वांटिटीज हैं जिससे आपको डील करनी है। लाइक वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है, इम्पीडेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, और कुछ अपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, और कुछ दिख रहा है पावर सिस्टम में अगर बात करें तो, इसके अलावा कुछ है। तो ये सारी क्वांटिटीज आ सकती हैं हमारे लिए, हमारे सामने, इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये जो सारी क्वांटिटीज हमारे सामने आ सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। बट अब देखो हमारे पास ऑप्शन तो था कि वोल्टेज का हम अलग बेस बना लेते, करंट अलग बेस बना लेते, बट यहां पे एक चीज समझो आप, ये जो आपको तीन क्वांटिटी दिख रही हैं, इन तीनों का बेस पता है क्या होगा, सिर्फ एक होगा। और ये जो दूसरी तीन क्वांटिटी दिख रही हैं, इन तीनों का भी बेस क्या होगा, सेम होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने बेस वैल्यू की नीड पड़ेगी। जैसे अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट हाउ मेनी बेस नीडेड, हाउ मेनी बेस नीडेड, बोलो यार। एक्चुअल क्वांटिटी 8 है, तो बेस वैल्यू कितनी हो चाहिए, 4 चाहिए बेस ना। तो कौन कौन, भी बेस, उसके बाद आई बेस, उसके बाद जेड आर एक्स के लिए एक ही बेस रहेगा, दैट इज जेड बी, और एस पी क्यू के लिए एक ही बेस रहेगा, दैट इज एस बी। क्यों, क्योंकि तुम अगर नोटिस करो तो आर की यूनिट क्या है, आर की यूनिट क्या है, ओम, एक्स की यूनिट और जेड की यूनिट तीनों क्या है, सेम है ना, जैसे नो, समझ रहे हो। इन तो तीनों क्वांटिटी की जो यूनिट है सेम है, तो क्या हमें नीड है क्या कि अलग अलग बेस लेने की, समझ नहीं मेरी बात यार। अलग अलग बेस क्यों ले यार, क्यों झूठ मूठ का कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं जब तीनों का यूनिट सेम है। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट
मतलब बेस वही वैल्यू होनी चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो z का यूनिट, r का यूनिट, x का यूनिट सेम है। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे बस वैसे ही कि व्हाट इज आई पर यूनिट, बता सकते हो? बोलो, व्हाट इज आई पर यूनिट? ऊपर से एक्चुअल वैल्यू लो और नीचे से बेस वैल्यू लो। ऊपर से एक्चुअल वैल्यू लो, नीचे से बेस वैल्यू लो, दैट इज आई अपॉन आई बी। बहुत स्मूथली समझा रहा हूं, ठीक है। स्टिल किसी को नहीं मतलब प्रॉब्लम आ रही तो बता देना। जो पहली बार पढ़ा होगा उससे थोड़ा बहुत तो मतलब लगेगा, जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको तो चलो आसानी लगेगा। खैर, इसी तरीके से अगर मैं भी वोल्टेज पर यूनिट की बात करूं तो अगेन भी अपॉन भी बी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब जरा मुझे आप आर पर यूनिट की वैल्यू बताओ। आर पर यूनिट क्या लिखेंगे अपन? आर बाई आर, नहीं, आर बाई जेड बेस। चलो बढ़िया, सब लोग समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आर पर यूनिट इज एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। इसी तरह एक्स का भी हो जाएगा। तो एक किसका लिख लेते हैं, पावर का लिखते हैं, एक्टिव पावर का। तो पावर पर यूनिट इज पी बाई एस, यस बेस। ठीक है, कोई समस्या किसी को? खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा, एक आध कॉल लिख देते हैं टाइम पास के लिए। तब तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो किसी में, क्योंकि देखो नहीं समझोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। तो स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। अब यहाँ पे अभी भी सिस्टम ना बहुत ज्यादा आसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कितने बेस वैल्यू हैं, देखो जरा। अभी भी चीजें बहुत आसान नहीं हुई कैलकुलेशन के पॉइंट से। कितने बेस वैल्यू हैं? चार, जैसे नो। कितनी बेस वैल्यू हैं? चार। एक्चुअली हमें इसको करना है दो। समझो मेरी बात, जैसे होता है ना कि एक, ऐसे समझो कि कोई कोई फेमस पर्सन है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, तो या फिर जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जैसे अगर तीन चार लोग मिलना चाहते हैं एक साथ, तो क्या बोलते हैं कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लो किसको क्या प्रॉब्लम है। एक या दो लोग आओ और अपनी प्रॉब्लम बता के जाओ। तो जैसे नो, एक या दो लोग आओ अपनी प्रॉब्लम बता के जाओ, और मतलब सब लोग, मतलब उसमें सारा प्रॉब्लम इंक्लूड हो जाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? उसमें सारा प्रॉब्लम इंक्लूड हो जाना चाहिए, मतलब उन जो दो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम वहां पे पहुंचनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, मतलब एक तरीके से गैदरिंग थोड़ी सी कम रहेगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मतलब हम चार अलग अलग बेस लेंगे तो फिर हम उसी रास्ते पे आके खड़े हो गए कि कैलकुलेशन आसान नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। समझो नहीं यार? अगर हम चार अलग अलग बेस लेके चलेंगे फिर से, तो हमने कैलकुलेशन आसान थोड़ी किया। हम क्या कहेंगे, यार ये चारों में से ना दो को अपन बेस लेते हैं, बाकी के जो दो है ना उनमें रिलेशन ढूंढ लेते हैं। मतलब दो को अंदर भेजना है, बाकी के जो दो हैं वो जो अंदर जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम बता दें। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब इसमें से वो दो भाग्यशाली कौन कौन से हैं वो समझते हैं अपन ना। तो वो जो दो
मतलब हैं जो बेसिकली इंटर करने वाले हैं रूम में, या फिर जो बेसिकली डायरेक्ट हमें पता चलेगा, दैट इज वी बेस एंड आई बेस। मतलब इनको थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दी जा रही है। सॉरी 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 सॉरी, वी बेस एंड यस बेस, वी बेस एंड यस बेस। अब बच्चा कौन कौन, बोलना जरा, बच्चा कौन कौन? आई बेस एंड जेड बेस। ठीक है। देखो, दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी जेड बेस नहीं दिया रहेगा, जेड बेस नहीं दिया है, उसने दिया वी बेस और यस बेस। तो अब आप जेड बेस कैसे निकालोगे? जब आपको रिलेशन पता होगा तभी निकालोगे ना, यस या नो? क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। मतलब तुम्हें दिया कौन सा है, दिस इज गिवन, अगेन दिस इज गिवन, एंड ये जो है, ये डिजायरेबल है या फिर डिजायर है, ठीक है, या फिर वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कन्वर्ट, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट। मतलब कोई अगर हमसे पूछेगा आई बेस कि बेस करंट बताओ, तो मैं किसके टर्म में बताऊंगा? बोलो, अगर किसी ने पूछा मुझसे कि आई बेस बताओ, मैं किसके टर्म्स में बताऊंगा? बोलो यार, अगर किसी ने पूछा कि उनकी प्रॉब्लम बताओ, तीसरी प्रॉब्लम की बताओ, तो जो दो अंदर गए उनके टर्म्स में बताएंगे ना, वही बताएंगे ना बेसिकली। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो या रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एक क्लियर करना मुझे। आई बेस की वैल्यू किसके टर्म्स में बताएंगे हम? वी बेस एंड यस बेस के टर्म्स में। एंड जेड बेस की वैल्यू किसके टर्म्स में बताएंगे हम? जेड बेस की वैल्यू अगेन वी बेस एंड यस बेस के टर्म्स में। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब निकालते, कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आप रिलेशन बताओ, व्हाट इज करंट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज एंड पावर? बोलो, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट वोल्टेज एंड पावर, जनरल वैल्यू? वी बाई एस, विश्वजीत उल्टा नहीं बता रहे? हाँ, आई बेस इज इक्वल टू एस बेस डिवाइड बाई वी बेस। ठीक है। दूसरा बताओ, जेड बेस भी बताओ इसके टर्म्स में, जेड बेस। भी और एस बेस के टर्म्स में, भी स्क्वायर बाई एस। वेरी गुड। देखो, वेरी गुड। मतलब आप अगर, देखो किसी के दिमाग में आ रहा है सर जेड बेस का डायरेक्ट कैसे पता, तो एक काम करो, भी बेस अपॉन आई बेस हमें पता है, भी बेस अपॉन आई बेस पता है,
बट इसमें से हेड कौन है, मतलब कौन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वी बेस या आई बेस? रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वी बेस या आई बेस? भी, तो उसको तो एज इट इज रहने दो। जो बाहर मतलब जो दूसरा बंदा था आई बेस, उसको हेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके टर्म्स में लिख लो। तो भी बेस तो चलो वो तो था ही रिप्रेजेंटेटिव, आई बेस कैन बी रिटेन एज यस बेस डिवाइड बाई भी बेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? भी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई यस बेस, एंड दिस इज द जेड बेस। अब आप मुझे ये जो दो हाइलाइटेड हैं इसमें देख के बताओ, क्या हम जो चाहते थे वो कर पाए हैं कि नहीं? मतलब जो अंदर गए हैं उनके शब्दों में, उनके मतलब उनके थ्रू अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं? आई बेस की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ यस बेस एंड भी बेस, एंड जेड बेस की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ यस बेस एंड भी बेस। क्लियर? और कोई कहे कि व्हाट इज भी बेस, तो इसकी वैल्यू क्या हमें कैलकुलेशन करनी है क्या? ये तो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम बता देंगे ना, यस या नो? ये तो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, इनके लिए तो कोई सीन नहीं है, ये तो डायरेक्ट बोल देंगे। और यस बेस की वैल्यू, ये भी डायरेक्ट पता है हमने। ठीक है, तो ये आपके चारों क्वांटिटी। अब बताइए कि अब आपको कितने अननोन दिख रहे हैं? अब आपको मतलब एक सॉरी, कितने लोगों के टर्म्स में आंसर देखने को मिल रहा है, मतलब या फिर सॉरी, अगर मैंने ये ना किया होता तो इन चारों बेस को जानने के लिए, जैसे यहां पे आते हैं, एक बात बताइए, इन चारों बेस वैल्यू को जानने के लिए कितने कितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी? इन चारों बेस को जानने के लिए कितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी? चार, जैसे नो? इनको अलग अलग फाइंड आउट करने के लिए देखो ना यार, देखो, एक आई के लिए आई, भी के लिए भी, आर के लिए जेड, जैसे नो? यहां पे मैं लिख देता हूं जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड बेस। तो देखो ना, मतलब आई के लिए आई, भी के लिए भी बेस, जेड के लिए जेड बेस, यस के लिए यस बेस। तो मतलब कि अननोन कितने, मतलब नोन कितने थे? चार। मतलब आप इन चारों की वैल्यू कब निकाल पाओगे? जब चार वैल्यूज आपको पता है, भी बेस भी पता है, आई बेस भी पता है, जेड बेस भी पता है, यस बेस भी पता है। बट यहां पे देखो सिनारियो चेंज हो रहा है कि नहीं? यहां पे देखो, कितने के टर्म्स में हमने निकाल लिया सबको। अब बताओ कितने कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें? सिस्टम से कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि चारों के चारों बेस वैल्यू निकाल पाओ? सिस्टम से कितने, वेरी गुड, ओनली टू, ओनली टू। अगर आपके पास सिर्फ दो इंफॉर्मेशन है, आप चाहे किसकी भी पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हो। बट इसके पहले वाले सीन में आपके पास चार वैल्यूज होनी चाहिए थे, तब जाके आप चारों की सेपरेटली बेस वैल्यू निकाल सकते थे। क्या सबको क्लियर हो गया है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ पर यूनिट वैल्यू, मतलब फायदा कैसे पहुंचा रहा है ये हमें, हमें कैसे फायदा पहुंचा रहा है, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? अब यहां पे हम एक एक को डील करते हैं, मतलब एक एक को उठाते हैं, चारों को उठाते हैं। पहले इम्पीडेंस उठाएंगे, ठीक है, फिर पावर, मतलब इस तरीके से एक एक करके उठाते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले जेड लेते हैं, सबसे पहले जेड लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें पावर सिस्टम के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आप ऐसा कुछ रखते हो, ठीक है, तो पर यूनिट सिस्टम के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है यार ना, वरना इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले जेड की बात करते हैं, जेड इन ओम। ओके, तो अभी हमने देखा व्हाट इज जेड। जेड पर यूनिट इज व्हाट, जेड एक्चुअल वैल्यू अपॉन जेड बेस। क्या हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से जेड बेस की वैल्यू मिल जाएगी? बताइए, क्या हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से जेड बेस की वैल्यू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। वो किस में होएगा? अभी कुछ देर पहले बात करी, भी बेस का भी बेस का स्क्वायर इनटू एस बेस, ठीक है, भी बेस का स्क्वायर इनटू एस बेस, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, इसके पहले यार एक छोटी सी तुमसे दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, भी बेस जेड, जेड इक्वल टू एस बेस, भी बेस का स्क्वायर ना। दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे जो तुम्हें दिया रहेगा, जो तुम्हें दिया रहेगा मतलब ऐसे समझो कि बेस पावर, बेस पावर यस बेस किस में दे सकता है? बोलो यार, किस में दे सकता है? बेस पावर किस में दे सकता है? या तो केवीए में देगा, या तो एमबीए में देगा, जैसे ना, या तो केवीए में देगा या तो एमबीए में देगा। और बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज का भी वही सीन है। सिंपली नॉर्मली बेस वोल्टेज पता है किसमें देता है? केवी में ही देता है, केवी में ही देता है, ठीक है ना। नॉर्मली किसमें देता है? केवी में ही देता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होना। अच्छा, एक बात और, ये जो केवी बेस देगा तुम्हें, केवी बेस, ये पावर में तो ऐसा कोई सीन होता नहीं है। पावर में ऐसा कुछ होता है क्या कि क्या बोलते हैं, लाइन अलग फेज अलग, ऐसा कोई सीन है पावर में? बोलो, लाइन में ऐसा कोई वैसा है क्या? नहीं ना, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये प्रॉब्लम किस में आ सकती है, हमें देखने को किस में मिल सकती है? वोल्टेज में। ये प्रॉब्लम हमें किस में मिल सकती है? वोल्टेज में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों का इंपीडेंस निकालते हैं, दोनों का इंपीडेंस निकालते हैं। जैसे आप ये हाँ, बेस वोल्टेज केवी में भी दे सकता है, एमवीए में दे सकता है। अब बेस वोल्टेज अगर सिंगल फेज में दे रहा है, अगर ए सिंगल फेज में देगा, तो ए कौन सा वोल्टेज होएगा? ऑब्वियस सी बात है, फेज वोल्टेज होएगा, जैसे नो। बट अगर ये थ्री फेज में होएगा,
तभी किस में होएगा, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज जो दिया रहेगा। मैक्सिमम केस में हमें किस में दिया रहता है, थ्री फेज में, लाइन में, लाइन वोल्टेज ना। किस में, लाइन वोल्टेज में। बेस वोल्टेज सिंगल फेज में फेज वोल्टेज होएगा, थ्री फेज में मतलब जो दिया रहता है, नो डाउट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो दिया रहेगा किस में दिया रहेगा, लाइन वोल्टेज में। ठीक है ना मेरी बात, ओके। अब यहां पे ये जो जेड पर यूनिट निकाला, जेड अपॉन जेड बेस, ये किसका निकाला आपने, मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो नॉर्मली जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा, जेड किसमें, ओम में। जेड ओम में मतलब क्या है ये, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, यस नो। जेड ओम में मतलब ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू। और जो पावर है नॉर्मली वो किस में देता है, एमबीए में। पावर किस में देता है, एमबीए में। तो एमबीए डिवाइड बाई, और जो वोल्टेज होता है किस में देता है, केबी में, केबी का होल स्क्वायर, केबी का होल स्क्वायर। क्या इस बात से सब लोग एग्रीड हो, पहले ये बताओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। क्या ये लाइन सही है, बताना जरा। क्या ये लाइन सही है, सेकेंड वाली लाइन सही है कि नहीं। बोलो यार, सेकेंड वाली लाइन सही है। एक क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6। एक क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 का स्क्वायर, 10 के पावर 6। तो दिस वन इज राइट। इधर आ जाइए, ये कितना है, 10 के पावर 3, एंड ये कितना है, 10 के पावर 6। और जेड ओम में हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो मतलब आपको जेड ओम में नहीं, किस में रखना पड़ेगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। समझ आया मुनीष। अगर आप इसे, क्योंकि केवीए में रखा है ना, ठीक है, केवीए में रखा हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हाँ, अगर 1000 में रख के फिर रख रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, खैर इतना नहीं सोचना आपने। अभी एक एक पे फोकस करते हैं। एक किसके लिए, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया किसके लिए, सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए, बोलो यार। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया किसके लिए, सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए। एक्चुअली ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे।
जेड पर यूनिट सिंगल फेज। यार ध्यान से सुनते चलो, पता है तुम्हें, नो डाउट हो सकता है तुम्हें डेरिवेशन थोड़ा सा चीजें मतलब ऐसे लग रही हो कि यार आउट जा रही हैं, बट इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपके जेई के एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं पढ़ाया जाएगा। Z per unit single phase is equal to the Z ओम। इसका क्या मतलब है, ओम क्यों लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, मतलब इससे दो इंफॉर्मेशन लेनी है आपने कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, और किस में लिख रहे हैं अपन, ओम में ना, मतलब ओम में, ओम में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। एक जो केबी बेस है, ये कौन सी वैल्यू है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज, बोलो यार। ये जो केबी भी है, दिस इज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। केवीबी सिंगल फेज के लिए, दिस इज व्हाट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज ना। यार सिंगल में तो होता ही नहीं ना, सिंगल में तो लाइन होता, सॉरी थर्ड में, हाँ सिंगल फेज में तो लाइन वोल्टेज होता ही नहीं। आई होप अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि मैं आपको क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे एमबीए मिलेगा हमें, वो सिंगल फेज का रहेगा, थ्री फेज का, एमबीए जो गिवन रहेगा वो कितने फेज का रहेगा। थ्री फेज का रहेगा। पेशेंस के साथ बस, मतलब हर चीज पे फोकस करते रहो, सब समझ में आएगा। यहाँ पे के भी बेस का स्क्वायर। अब ए वोल्टेज बोलो कौन सा है, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज। ए कौन सा होएगा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ओके, कितने लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। अब अगर मैं थ्री फेज पावर को सिंगल फेज पावर के फॉर्म में करना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं थ्री फेज, मतलब आप ऐसे समझो, एमबीए ऑफ थ्री फेज, एमबीए ऑफ थ्री फेज, गलती से, तो तो ये जो थ्री फेज एमबीए है, थ्री फेज एमबीए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि थ्री इंटू
एमबीए ऑफ सिंगल फेज, बोलो हाँ या ना। ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन वोल्टेज को मैं फेज में कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द रिलेशन, वी एल इक्वल टू √3 वी फेज, यस या नो। और ये जो वी फेज है, अब जब इसको आप हम सॉल्व करेंगे तो जेड ऑफ ओम, अच्छा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है क्या, मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ किया है क्या मैंने, मतलब जो है उसी को यूज कर रहा हूं ना। मतलब ये हम निकाल किसका रहे हैं, क्या हम सिंगल फेज का निकाल रहे हैं, बोलो यार, क्या हम सिंगल फेज का निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, हम तो थ्री फेज का ही निकाल रहे हैं ना। तो ये 3 MVA ऑफ सिंगल फेज एंड ये 3 का स्क्वायर, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, MVA ऑफ सिंगल फेज डिवाइड बाई वी, वी बेस ऑफ सिंगल फेज का स्क्वायर, एग्री करते हो, जैसे नो। यार जब हमने एक फेज कर दिया तो फेज तो एक वोल्ट, एक ही वोल्ट का, एक फेज का होता है ना, जो फेज वोल्टेज होता है वो किसका होता है, एक फेज का होता है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे लाइन वोल्टेज था, लाइन वोल्टेज को हमने कर दिया √3 वी फेज, एक मिनट, √3 वी ऑफ बेस ऑफ सिंगल फेज का स्क्वायर, अभी ठीक है। अभी भी नहीं समझ रहे हो। ये किसका, ये फेज वोल्टेज किसका है, एक फेज का है ना, जैसे नो। ये जो फेज वोल्टेज है तो सिर्फ एक फेज का होएगा ना यार, तीनों का थोड़ी ना होएगा। ठीक है, कुछ कॉमन दिखा तुम्हें, कुछ कंक्लूजन दिख रहा है तुम्हें, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये जेई का, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पता है। पर यूनिट वैल्यू इज सेम आइदर फॉर सिंगल फेज आइदर फॉर थ्री फेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। समझ में आया, शिव संजीव, क्लियर है, विश्वजीत। बट
ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये तो मतलब अभी क्या चल रहा था, कैलकुलेशन ऑफ जेड पर यूनिट ना, मतलब वो सिंगल फेज का, थ्री फेज का। अब कैलकुलेशन ऑफ जेड पर यूनिट वैल्यूज फ्रॉम ओल्ड वैल्यूज, ठीक है। और बट ओमिक वैल्यू सेम है, याद रखना, ओमिक वैल्यूज रिमेन सेम। ओमिक वैल्यूज रिमेन सेम। जैसे आप ऐसे समझो ना कि चार पावर प्लांट थे एक स्टेट में ना, मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। मान लो इसकी 20 MVA थी, इसकी 25 MVA थी, इसकी 30 थी, और इसकी 40 थी, ठीक है। तो सबकी जेड पर यूनिट वैल्यू के लिए रेफरेंस क्या रहा होगा, बोलिए। रेफरेंस वैल्यू क्या रहा होगा, बेस वैल्यू क्या रहा होगा, बेस वैल्यू क्या रहा होगा इन चारों के लिए, 40। चलो, एक्स, वाई, पी, क्यू आर द एक्चुअल वैल्यूज। अभी थोड़ा सा इसका प्रोग्रेस हो गया, दो चार पैरेलल में अल्टरनेटर लग गए, दो चार पैरेलल में अल्टरनेटर लग गए। इसकी रेटिंग हो गई 50, बाकी सब वैसे ही है। अब बताओ किसको बेस वैल्यू लेना ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा। 50। क्या एक्चुअल वैल्यू, रेटिंग बढ़ाई है हमने, समझना जरा, रेटिंग बढ़ाई है। चलो हो सकता है इसका चेंज भी हो सकता है इसका चेंज भी हो गया हो, तो बट क्या इन तीनों का चेंज हुआ होगा, एक्चुअल वैल्यू, क्या इन तीनों का चेंज हुआ होगा। बोलो यार, इसको अभी डिस्कस नहीं करते, इस तीनों का चेंज हुआ होगा, एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट क्या चेंज हो चुका है, बट क्या चेंज हो चुका है ना, पर यूनिट वैल्यू, वेरी गुड। क्या पर यूनिट वैल्यू चेंज हो चुका है। अब एक केस क्लियर हुआ, कैलकुलेशन ऑफ जेड पर यूनिट वैल्यू फ्रॉम ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड पर यूनिट वैल्यूज, ओमिक वैल्यू रिमेन सेम। अभी क्लियर है, स्टार्ट करें टॉपिक। ठीक है, मतलब क्या सेम रखना है, ओमिक वैल्यूज। तो जो पहले रहा होगा, जेड पर यूनिट ओल्ड कुछ तो रहा होगा, जेड पर यूनिट ओल्ड कुछ तो रहा होगा, वो कितना रहा होगा, जेड ओम इनटू, अभी हमने सीखा क्या था, एमबीए। अभी ये भी क्या हो रहेगा, एमबीए बेस ओल्ड ही रहेगा। अभी पहले का लिख रहे हैं, पहले का, यार सबके लिए क्या रहेगा, जैसे आप ये समझो, एक काम करता हूं मैं। तो
एक सिस्टम ले लो ना आप, मतलब वो वाई वाला सिस्टम है, ये वाई वाला सिस्टम है, ये ओल्ड वाला है। ओल्ड का क्या क्या रहा होगा, ओल्ड सिस्टम का क्या क्या रहा होगा, एक्चुअल वैल्यू, और इसके लिए कुछ ना कुछ क्या निर्धारित किया गया होगा, जेड बेस, और जेड बेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एमवीए बेस, और एमवीए बेस कौन सा, ये सब सारा सिस्टम किसका चल रहा, ओल्ड का चल रहा, और और क्या चाहिए, के बी बेस कौन सा, ओल्ड का। क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इसका जेड पर यूनिट का फॉर्मूला बता सकते हो आप, जेड पर यूनिट का फॉर्मूला, जेड ओम, अभी तो सीखा ना यार, जेड ओम, बोलो, एमबीए न्यू या ओल्ड, एमबीए न्यू या ओल्ड, ओल्ड, वेरी गुड, एमबीए ओल्ड डिवाइड बाय के भी बेस ओल्ड का स्क्वायर, जैसे नो, कोई दिक्कत किसी को, ये पहले का सिस्टम था, पहले का सिस्टम था। अभी जो दूसरा सिस्टम लिया गया है, ए न्यू सिस्टम, और इसका z पर यूनिट ओल्ड, और इसका z पर यूनिट न्यू कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है अब आप बताओ, बोलो यार, क्या क्या गिवन है, z ओम, क्या ये चेंज हुआ था, क्या ये चेंज होगा, बोलिए, सिस्टम सिस्टम का सिस्टम थोड़ी चेंज हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस देखने का नजरिया बदल रहा। यहाँ पे एमबीए ओल्ड या न्यू, एमबीए ओल्ड या न्यू, मतलब जो नजरिया बदल रहा, तो ऑब्वियस बात है रेफरेंस भी नया होगा। यार अभी दिखाया था ना 50 हो गया, पहले 40 था, अभी 50 हो चुका है, ये क्या हो जाएगा, न्यू, और ये क्या हो जाएगा, के बी बेस, अगेन ये क्या हो जाएगा, न्यू। तो क्या मैं यहां से z पर यूनिट न्यू का फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, z ओम मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, एमबीए न्यू डिवाइड बाय के भी बेस ओल्ड या न्यू, अगेन न्यू। पहले आप बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, बताओ यार, क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा, आपको निकालना क्या, पहले वो बताओ, आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, पर यूनिट न्यू वैल्यू निकालनी है, पर यूनिट न्यू वैल्यू निकालनी है, क्या दिया हुआ है, पर यूनिट ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है, और पहले का भी रेफरेंस दिया हुआ है, एमबीए ओल्ड, केबी ओल्ड, और एमबीए न्यू, केबी न्यू। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, उसी को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, उसी को इक्वेट कर देते हैं, या फिर डिवाइड करके खत्म कर देते हैं, जेड ओम एक्चुअल वैल्यू, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, z पर यूनिट न्यू डिवाइड बाई z पर यूनिट
old is equal to the z per unit new upon z per unit old is equal to the, ये z और z क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ रहे हो ना यार, मतलब वो हर एक स्टेप तो नहीं लिखना ना मुझे, समझ जाना यार। एमबीए, यहाँ पे बोलो क्या होगा, न्यू या ओल्ड, एमबीए न्यू या ओल्ड। वेरी गुड, न्यू डिवाइड बाई एमबीए ओल्ड मल्टीप्लाइड विथ के भी बेस ओल्ड या न्यू, वेरी गुड, ओल्ड डिवाइड बाई, आपने जो याद किया होगा, बेसिकली रटा होगा, वो कौन सा होगा, z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू z पर यूनिट ओल्ड इनटू एमबीए। इससे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, पता है। ठीक है, क्वेश्चन करना है। 4 3, फिर से चेक करना अक्षिता। अरे 0.04 तो नहीं है। कैलकुलेटर से कर लो, कोई सीन नहीं है, फिर मोबाइल में क्लास चल रही है। ठीक।
0.43 ही आ रहा है सबका। चलो फिर वही होगा सही, देख लेते हैं, हो सकता है वही होगा। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी, एक्चुअल वैल्यू 0.4 इंटू MBA न्यू, MBA न्यू इज 100, MBA old is, sorry, MBA new is 100 and MBA old is 75 into KBA old, that is 10 and KBA new, that is 11 का होल स्क्वायर। तो 100/121 इंटू 3/4 गुणे 4/10, कितना आ रहा है इसका, 0.43 ही आ रहा है। बताओ यार, पहले वाले का आंसर 0.43 ही है, इसके जो मैंने सॉल्व किया हुआ है 0.44 एग्जैक्टली आ रहा है 0.44। चलो ठीक है, चलो बढ़े 0.44। इसका आंसर बताओ सब लोग, इसका आंसर बताओ, इन द फॉर्म ऑफ एक्स बताना ना, इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ एस, इन द टर्म्स ऑफ एक्स। पहले एक्स था तो बाद में क्या होगा, 2x होगा, x/4 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा वो तुम्हें बताना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, समझो, सॉल्व करो। x/4, हाँ x/2, x/2 इज द राइट आंसर। अनुराधा क्रॉस चेक करना है एक बार। ओके, तो देखो, इसने बोला है तो x मतलब चलो z पर यूनिट न्यू की बात करते हैं, z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू z पर यूनिट ओल्ड, ठीक है, इनटू MBA न्यू। MBA न्यू क्या है, डबल, यस नो, MBA न्यू तो 2 टाइम्स ऑफ 1 इनटू MBA KBA ओल्ड, KBA ओल्ड 1 था और KBA न्यू कितना है
टू, उसका होल स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? x/2। क्लियर है सबको? बस इतना याद रखो, एमबीए न्यू अपॉन एमबीए ओल्ड, केबीए ओल्ड अपॉन केबीए न्यू का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये टॉपिक एचपी वालों का फेवरेट है, मतलब 4-5 क्वेश्चन देखे मैंने। ट्रांसफॉर्मर पर यूनिट वैल्यू। ओके, अब देखो यार, मान लो जैसे तुम्हें अभी हम पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया होगा? V1, यहाँ पे क्या होगा? देखो दो चीजें, एक तो V1, V1 इसको क्या कंसीडर कर लेंगे अपन? देखो जो एक दो वैल्यू, एक तो एक्चुअल वैल्यू, एक रेटेड वैल्यू। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे जब आप ट्रांसफार्मर लिख के लाते हो, सॉरी मतलब लेके आते हो, वहां पे जो E1/E2 होता है, जो क्या होता है, क्या किसका रेशियो होता है? E1/E2 का या V1/V2 का? बोलो किसका रेशियो गिवन होता है? E1/E2 का या V1/V2 का? ये मैंने बोला हुआ है, E1/E2 का दिया रहता है, ठीक है ना? E1/E2 का दिया रहता है। खैर, तो वो जो E1 है यहाँ का है, तो अपन यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं V1, और यहाँ पे पता है क्या ले लेता हूँ? V1 बेस, विच इज एक्चुअली बेस, V1 बेस इज एक्चुअली इक्वल टू, पता है क्या? एनीवन? V1 बेस एक्चुअली इक्वल टू E1, क्योंकि E1 इज द हाईएस्ट वोल्टेज एट प्राइमरी साइड ना। यस या नो? बोलो यार। मतलब सॉरी, मतलब हाईएस्ट तो नहीं बोल सकता, चलो V1 के बाद ही E1 जनरेट होगा, नहीं हाईएस्ट नहीं बोल रहा, बट V1 भी इक्वल टू E1, उसको अपन बेस ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, एक V2 है और एक V2B है, तो V2B इज व्हाट? V2B इज व्हाट? E2, E2 ना, ठीक है। ओके, तो V1 V2 ए प्लस माइनस और ए प्लस माइनस ना, प्लस माइनस प्लस माइनस।
चलो बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहाँ का यहाँ का जो बेस पावर है, यस बेस, ये प्राइमरी का अलग, प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग अलग होगा या सेम होगा? यस बेस, बोलो यार। प्राइमरी और सेकेंडरी का बेस अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम, ठीक है, क्योंकि यार ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट पावर डिवाइस, तो यस बेस दोनों का सेम रहेगा। देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला, मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट भी लिखवा सकता था कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्राइमरी इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी, बट मैं चाहता हूं आप चीजों को ना समझो जरा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ना। तो यस बेस एंड यस बेस, यहाँ पे V1 बेस V1, V2 बेस V2। अच्छा आप क्या देख पा रहे हो, वोल्टेज प्राइमरी का बेस वोल्टेज और सेकेंडरी का बेस वोल्टेज सेम है या डिफरेंट है? अब क्या देख पा रहे हो, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट, समझ रहे हो? दोनों का जो है दैट इज डिफरेंट, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंट। ओके, अब जरा सारी पर यूनिट वैल्यू बताना ना, सारी पर यूनिट वैल्यू। व्हाट इज V1 पर यूनिट, बोलो, व्हाट इज V1 पर यूनिट? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, कोई दिक्कत किसी को? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। इधर आ जाइए, V2 पर यूनिट, बोलो, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, यस या नो? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ है तो V1 अपॉन, मतलब ऐसे समझो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो क्या मैं V1B अपॉन V2B बोल सकता हूं? बोलो यस या नो? V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। या जिस रेशियो में है, मैं नहीं बोल रहा कि V1 और E1 आर सेम, मैं बोल रहा हूँ रेशियो तो सेम होएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स। तो E1 अपॉन E2 और E1 अपॉन E2 को हमने V1, तो मैं यहां से क्या ये बोल सकता हूं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V1B अपॉन V2B। किसी को कोई समस्या? मैंने स्टार्टिंग को लिया और लास्ट को लिया, बोलो यार, कोई दिक्कत? बेसिकली दिस इज इक्वल टू टर्न रेशियो ना, बेसिकली दिस इज इक्वल टू टर्न रेशियो, ठीक। ओके, V1 अपॉन V1B इज इक्वल टू V2 अपॉन V2B। कोई दिक्कत किसी को? ये मैं बोल सकता हूं V1 अपॉन V1B, V2 अपॉन V2B, ये है क्या? V1 upon V1B is what? V1 per unit. What is the conclusion? What is the conclusion? V1 per unit is equal to V2 पर यूनिट। कोई समस्या किसी को? बोलो यार, पर यूनिट वोल्टेज दोनों साइड के क्या हैं, सेम है ना। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है, स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो यार। V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2, E1 अपॉन E2, V1B अपॉन V2B, V1 अपॉन V2 इक्वल टू V1B।
ठीक है, डन। हाँ मैं यूज करूंगा अभी, तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए। कोई समस्या किसी को? चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं। इसमें से करंट जा रहा है I1, और इसमें से करंट जा रहा है I2। ठीक है, I2। एक बात बताओ, यहां पे हमने I1 बेस लिया होगा। व्हाट इज I1 बेस? बोलो, व्हाट इज I1 बेस? एनीवन? देखो तुम्हें सिर्फ V बेस पता है, यस बेस पता है, व्हाट इज I1 बेस? वेरी गुड। यस अपॉन, ये फॉन्ट सही कर लो अनुराधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रही है। तो तो यहां पे क्या था? हाँ, व्हाट इज I1 बेस? नहीं, हिंदी तो सही है, हिंदी तो। I1 बेस क्या हो जाएगा? यस बेस अपॉन, अपॉन, बोलो यार, अपॉन। वेरी गुड, V1 बेस। इसी तरीके से I2 बेस इज इक्वल टू, I2 बेस इज इक्वल टू यस बेस डिवाइड बाई V2 बेस। जैसे नो? ठीक है, तो अब बताइए, व्हाट इज I1 पर यूनिट? व्हाट इज I1 पर यूनिट? I1 अपॉन I1 बेस, and what is I2 per unit? That is I2 upon I2 base। ठीक है, ओके। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो I1 अपॉन I1 बेस, I2 अपॉन I2 बेस, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। I1 अपॉन I1 बेस एंड I2 अपॉन I2 बेस। एक बात बताओ, व्हाट इज I1 बेस? अभी आपने बोला यस बेस डिवाइड बाई, बोलो यार, यस बेस डिवाइड बाई V1 बेस, यस या नो? एंड I2 डिवाइड बाई यस बेस इनटू V2 बेस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? I1, तो I1 अपॉन यस बेस अपॉन V1 बेस, I2 अपॉन S2 V2 बेस। तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं V1 बेस इंटू I1 डिवाइड बाई यस बेस एंड V2 बेस इंटू I2 डिवाइड बाई यस बेस। ठीक है, यस बेस। अब एक बात बताओ यार,
एक सिंपल सी, इसमें बात बताओ कि V1 बेस इंटू I1 and V2 base into I2 both are same or not? ये दोनों सेम है कि नहीं है? V1 बेस I1, V2 बेस I2 सेम है? नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 बेस अपॉन V2 बेस। इस पे तो एग्री करते हो? N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या फिर I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, और V1 बेस अपॉन V2 बेस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू V1 बेस अपॉन V2 बेस? इसका मतलब I1 V1 बेस इज इक्वल टू I2 V2 बेस। यस है नो? अब तो विश्वास हो गया? अभी नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या हैं? सेम ना? जैसे नो, देखो यार प्रूफ तो किया, V1 बी I1, V2 बी I2, नीचे वाला क्वांटिटी सेम है। जैसे नो, ये क्वांटिटी सेम है ना यार? मतलब सारा ही सेम है। तो ये था क्या? I1 अपॉन I1 बेस क्या था? I1 पर यूनिट इज इक्वल टू I2 पर यूनिट। अब बताइए, अभी दूसरी 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 लाइन में लिख सकता हूं यहाँ पे, टेंशन मतलब परमानेंटली आपके दिमाग में चले जाएंगे। ठीक है, आप भूलना भी चाहोगे ना तो भी नहीं भूलेंगे, इतना जो कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। V1 बेस V1 पर यूनिट इक्वल टू V2 पर यूनिट, I1 पर यूनिट इक्वल टू I2 पर यूनिट। अब अब दूसरा समझते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज Z1 पर यूनिट। फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे आप? Z1 पर यूनिट क्या लिखोगे? वैसे फॉर्मूला क्या होता है? Z अपॉन, यार एक एक सिंपल सी बात बताओ यार, Z1 होता क्या है? V1 पर यूनिट डिवाइड बाई I1 पर यूनिट। एग्री करते हो? यस या नो? यार उसमें लंबा चौड़ा पे क्यों जाना? V1 पर यूनिट डिवाइड बाई I1 पर यूनिट। एग्री करते हो? ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बताओ, Z2 पर यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिखे अपन? V2 पर यूनिट डिवाइड बाई I2 पर यूनिट। जैसे नो, V2 पर यूनिट डिवाइड बाई I2 पर यूनिट। कुछ देर पहले हमने कुछ प्रूव किया हुआ है, दिख रहा है? कुछ देर पहले हमने प्रूव किया हुआ है कुछ, कि V1 पर यूनिट इक्वल टू V2 पर यूनिट, I1 पर यूनिट इक्वल टू I2 पर यूनिट। यस या नो? बोलो यार। अगर ए क्वांटिटी इसके बराबर है
ए क्वांटिटी इसके बराबर है, तो क्या Z1 पर यूनिट नॉट इक्वल टू Z1 पर Z2 पर यूनिट? बोलो यस या नो, बोलो यार। मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी प्रूव किया तुम्हारे सामने सब। V1 पर यूनिट इक्वल टू V2 पर यूनिट, मतलब दिस पर यूनिट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, V1 पर यूनिट अपॉन I1 पर यूनिट। तो V1 किसके बराबर है? V2 पर यूनिट। और I1 किसके बराबर है? I2 पर यूनिट। और A किसके बराबर है? Z2 पर यूनिट। एंड A किसके बराबर है? Z1 पर यूनिट। व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? कि Z1 पर यूनिट इज इक्वल टू Z2 पर यूनिट। तो क्या ये सिर्फ अच्छा एक बात, अगर मैं इस तीनों को लेके कंक्लूड करूं तो क्या तुमको नहीं लगता कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्राइमरी ऑलवेज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी? क्या ये सिर्फ हमें इम्पीडेंस के लिए याद रखना चाहिए? बोलो, क्या ये हमें सिर्फ इम्पीडेंस के लिए याद रखना चाहिए? देखो तुमने याद तो किया होगा, बट मुझे ये भी पता है कि इम्पीडेंस के लिए किया हुआ है कि Z1 पर यूनिट इक्वल टू Z2 पर यूनिट। और तुमने आज एक्स्ट्रा क्या क्या सीखा? वोल्टेज भी पर यूनिट, वोल्टेज प्राइमरी का पर यूनिट इक्वल टू वोल्टेज सेकेंडरी का पर यूनिट, करंट ऑफ प्राइमरी पर यूनिट इक्वल टू करंट ऑफ सेकेंडरी पर यूनिट। यस या नो? तो इसीलिए तो मैंने इसको कंक्लूड किया ना कि पर यूनिट ऑफ प्राइमरी क्वांटिटी इक्वल टू पर यूनिट ऑफ सेकेंडरी। मतलब चाहे आप R ले लो, चाहे आप X ले लो, चाहे आप Z ले लो, चाहे आप वोल्टेज ले लो, चाहे आप करंट ले लो, सबके लिए ये वैलिड है। क्या मेरी बात क्लियर है? R, X, Z, वोल्टेज, करंट। पावर तो ऑलरेडी ही होता है, क्योंकि पावर ऑफ प्राइमरी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, तो पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी, तो मतलब ए एक्चुअली दोनों साइड 1 1 होता है, तो उसकी तो कोई सीन ही नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो यार। सो दिस इज ऑल अबाउट पर यूनिट वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट पर यूनिट वैल्यू। जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होते थे जेई लेवल पे, एई लेवल पे, मैं गेट लेवल पे बातें नहीं कर रहा, क्योंकि गेट लेवल पे फिर क्या हो जाएगा कि फिर वो बड़े बड़े सर्किट बनेंगे और वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होंगे। तो जेई लेवल पे, एई लेवल पे जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होते थे वो सारा हमने पर यूनिट क्वांटिटीज में कवर कर लिया हुआ है। ठीक है? तो आई होप सब कुछ पढ़ के जानकर अच्छा लगा होगा आपको। एकदम बेसिक से स्टार्ट करा था हमने, एक्चुअल वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, और हर एक कॉन्सेप्ट को हमने टच किया प्रॉपर वे में।